नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपन लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं, वो है राजस्थान के राजवंश। और राजस्थान के राजवंश में हम चौहान राजवंश को पढ़ रहे हैं। और चौहान राजवंश में ही हम एक परम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ रहे थे। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां अर्जित की। अक्सर हम लोग केवल युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं, त्रायन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, लेकिन उसके बाद भी और उसके पहले भी बहुत सारी चीजें होती है। पहले तो हमने पहली कक्षा में पढ़ी, और अब जो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ से प्रश्न आजकल आते हैं, तो उनके बारे में अब चर्चा करेंगे अब। और उसमें अपन किसको पढ़ेंगे, देखो उस युद्ध के बाद क्या हुआ, उसके ना युद्ध का परिणाम तो आप सब लोगों के सामने था, और वो भी अलग अलग आधार पर अलग अलग इतिहासकार बताते हैं। तो देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध के बाद की क्या कहानी हुई। तो अलग अलग इतिहासकार हैं, वो अलग अलग राय देते हैं। तो उसमें से अपन है ना इन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अब अपने को क्या करना है, ये युद्ध हो गए दोनों, त्रायन के प्रथम और द्वितीय दोनों हो गए हैं। इसके बाद की क्या कहानी है, तो मैं एक नंबर एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, है ना। उस व्यक्ति का नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के अनुसार पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोगों को याद करना है पृथ्वीराज रासो। सभी को याद है, ये है ना बिल्कुल सरल प्रश्न बन गया है, हर एक व्यक्ति को याद है अगर वो थोड़ी सी भी जानकारी रखता है तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो इसका ग्रंथ है। इसके अनुसार मैं ये आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारियां कहां कहां से मिलती है, ठीक है। उसके अनुसार तो एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान को जानने के ये क्या हो गए, स्रोत हो गए। तो पहला स्रोत सबसे है ना जो ज्यादा मिलता है वो है चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में क्या मिलता है, ये जानकारी मिलती है इस युद्ध से संबंधित कि ये युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध होने के बाद क्या होता है, कहा जाता है कि युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जो चौहान है, मैं यहाँ पृथ्वीराज चौहान को P3 लिख रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लिया जाता है, बंदी, यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बना लिया जाता है बंदी। और बंदी बना करके इसे ले जाया जाता है कहां पर, गजनी। गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कहां ले जाया जाता है, गजनी। और ये बंदी बनाता कौन है, तो आपको पता ही है, मोहम्मद गौरी। और ये कहां ले जाता है, गजनी। अब गजनी में भी आगे क्या प्रक्रिया होती है वो भी आप लोग देखो। गजनी ले जाकर के कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। ये बात भी ध्यान दे, आंखें फोड़ दी जाती है। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार है, यानी गजनी ले जाता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर बंदी बनाकर, कौन, मोहम्मद गौरी, और वहां ले जाकर आंखें फोड़ देता है। और अब क्या होता है, आगे की अपन बात करते हैं। तब पीछे से यानी ये जो चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान का क्या है, मित्र भी है। ये पृथ्वीराज चौहान का साथ साथ में क्या है, मित्र भी है, और साथ साथ में दरबारी कवि भी है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, ये जो चंद्रबरदाई है इनके पीछे जाता है, और वहां जाकर के क्या करता है, ये पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात करने के लिए कहता है। और इनकी मुलाकात हो जाती है, और ये आपस में जाकर के पृथ्वीराज चौहान को, बात किसकी है, चंद्रबरदाई खुद क्या कहता है, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज, ये जो चंद्रबरदाई है ये खुद कहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है, आप सुनिएगा। यानी मोहम्मद गौरी को खुद चंद्रबरदाई कहता है कि हमारे जो महाराज है, यानी पृथ्वीराज है, हमारे जो महाराज यानी P3 है, वो क्या करते हैं, शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शब्द भेदी बाण चलाने में प्रवीण है। शब्द भेदी बाण चलाने में क्या है, प्रवीण है, ठीक है, शब्द भेदी बाण, ठीक है। तो अब ये मैंने आप लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। और क्या बताई है कि पृथ्वीराज, ये जो चंद्रबरदाई का मतलब दरबारी है या मित्र है जिसका नाम है, पृथ्वीराज का जो दरबारी मित्र है जिसका नाम है चंद्रबरदाई, ये पीछे पीछे कहाँ जाता है, गजनी जाता है। और वहां जाकर के मोहम्मद गौरी को कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय है,
ये क्या करता है, शब्द वेदी बाण मारने में भी क्या है, प्रवीण है। तो ये बात कहता है कौन कहता है, मोहम्मद गौरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शब्द वेदी बाण मतलब आंखें फूट गई फिर भी वो मार सकता है, इसका मतलब शब्द वेदी होगा। तो कहते हैं कि आप इस प्रकार की बात ना मतलब परिचय ले लो या परीक्षा ले लो, तो ये परीक्षा ली जाती है, यानी एक क्या बनाया जाता है, मतलब एक रंगशाला एक तरीके से कह सकते हैं, वो बनाई जाती है अभ्यासशाला तरीके से। और एक थोड़े ऊपर स्थान के ऊपर बैठता है कौन, मोहम्मद गौरी बैठता है। जैसे मान लो यहाँ इस प्रकार का ये जो स्थान है और यहाँ ऊंचा यानी ऊंचे स्थल पर कौन बैठता है, मोहम्मद गौरी बैठता है। और जो नीचे धरातलीय जो जगह होती है ना, वहां पर ये जो पृथ्वीराज चौहान है और कौन है साथ में, यानी चंद्रबरदाई है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सुल्तान है ऊपर तख्त में बैठा होता है और ये इनकी मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि जिसका नाम क्या है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को कहता है, यानी कि अब अपने को क्या करना, ये इनकी चाल थी आपस में दोनों की, और चाल ये थी कि इसको कैसे तरीके से मारना है, किसको, मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो ध्यान से सुनो, यानी पृथ्वीराज चौहान अंधा है, यानी आंखें नहीं है। अब ये इसके बाण मारे, कैसे मारे, कहां पर, किस साइड, कितनी दूर, है ना, निशाना कैसे साधे। तो ये क्या कह रहा है, ये जो यानी चंद्रबरदाई है ये एक दोहा कहता है, यहाँ पर एक ये क्या कहता है, दोहा कहता है। मैं आप लोगों को दोहा बता देता हूं। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उपे सुल्तान है मत चूकी चौहान, मत चूकी या चुके चौहान। ये दोहा बोला जाता है किसके द्वारा, ध्यान से सुन ले एक बार इस दोहे को और सुने, यानी बहुत सरल है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उपे चौहान है मत चूकी, ता उपे सुल्तान है मत चूकी चौहान। मतलब इसका आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, ये है कि ये जो अपने चंद्रबरदाई है, ये अपने स्वामी यानी अपने मित्र जिनका नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान, उनको ये बताते हैं कि ये जो सुल्तान है मतलब मोहम्मद गौरी है इतनी दूर बैठे, मतलब उसका एक तरीके से नाप बता देते हैं, अनुमान बताते हैं कि इतनी दूर वो बैठे हैं। अब आपको क्या करना है, निशाना ऐसा साधना है कि वो आप क्या नहीं चूक न जाए, है ना। हालांकि ये जो खेल बनाया गया था ये तो मतलब निशाना कहीं और साधना था, लेकिन इनका निशाना तो यही था। वैसे तो टारगेट इनका ये था, यहाँ साधना था, लेकिन असली तो यही था, मारना इसको था। इस वजह से ये दोहा चंद्रबरदाई के द्वारा बोला गया, यानी गोपनीय भाषा में, कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उपे सुल्तान है मत चूकी चौहान, की अब की बार मत चूक जाना, अगर चूक गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो कहते हैं इस दोहे को सुन करके, है ना, ये एक तरीके का नाप हो गया। पहले यही तो था 4 बांस, है ना, कि 4 बांस है और कितने 24 गज है, और ये जो प्रमाण है किस पर आधारित है, अंगुल अष्ट प्रमाण, है ना, अंगुल अष्ट से नापा गया है। और ता उपे या ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान, तो इसका ये अर्थ है। इसी दोहे के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान बाण मारता है शब्द वेदी किसके, मोहम्मद गौरी के, किसके मारता है, मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होते ही ये जो दोनों होते हैं, दोनों कौन, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, मतलब कटार भोंग करके खुद अपनी जीवन लीला क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, है ना। दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताई है, जो कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, और ये किसका है, चंद्रबरदाई का। साथियों एक बहुत ही अच्छा, है ना, बहुत ही जबरदस्त मैं एक चीज बताता हूँ आपको, वो क्या है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज ग्रंथ के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई है। लेकिन ध्यान दे, ये चंद्रबरदाई इस ग्रंथ को क्या छोड़कर चले गए थे, अपूर्ण छोड़कर चले गए थे।
मतलब अधूरा ही छोड़कर चले गए थे, और इसको पूर्ण किसने किया? चंद्रबरदाई का पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था जलहण। ध्यान देना भाई, जलहण द्वारा इस ग्रंथ को क्या किया गया? पूरा किया गया। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये थे चंद्रबरदाई। और एक बात और बता देता हूं, इन दोनों की मृत्यु एक साथ हुई, इसलिए इनके बारे में एक और दोहा प्रचलित है, एक थाल मरण, एक थाल जन्म, एक थाल मरण। एक थाल जन्म, एक थाल मरण, ये पंक्ति भी इनके बारे में प्रचलित है। एक थाल मरण, एक थाल जन्म, कहने का मतलब एक साथ ही मरे थे, एक साथ ही इनका मतलब एक साथ ही जन्मे थे, एक साथ ही मरे थे। तो ये वाली बात भी इनके लिए प्रचलित है। ध्यान देना। अब ये प्रश्न आ जाता है 4/24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये किस चौहान शासक से संबंधित है? तो आपको पीथड़ याद रखना है। और किस कवि से संबंधित है? वो चंद्रबरदाई से संबंधित है। तो ये कहानी चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार थी। अब अपन इससे हटकर भी कुछ इतिहासकार और हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को हम पढ़ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण बातें अभी भी शेष है। देखो, एक विद्वान आता है, यानी 2 नंबर, 1 नंबर हमने कर लिया है पृथ्वीराज रासो को। अब अपन कुछ और लोगों को लिखते हैं। एक तो अपने पास है मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाजुद्दीन सिराज। अगर अपन और भी बात करें, एक और विद्वान आता है जिसका नाम है जिसका नाम है फरिश्ता, फरिश्ता, ठीक है। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेरुतुंग, मेरुतुंग। एक और व्यक्ति है जिसका नाम हो गया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। एक और व्यक्ति अपन लिख सकते हैं जो हो गया जयानक। एक अबुल फजल, अबुल फजल, यानी कि मिन्हाजुद्दीन सिराज, यहां पर भी अपन एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। और फरिश्ता, मेरुतुंग और चंद्रशेखर, जयानक, अबुल फजल, यानी ये सारे क्या है? इतिहासकार है, एक तरीके से इतिहास की जानकारी देते हैं। तो इनके अपन क्या करने वाले हैं? इनकी रचनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। वो ध्यान देना। मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। फरिश्ता की जो पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। अगर अपन बात करें मेरुतुंग की, तो इसकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। और चंद्रशेखर की बात करें तो इसकी जो रचना है वो है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। अगर जयानक की बात करें तो पृथ्वीराज विजय। ध्यान देना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की हो जाएगी। और अगर अपन बात करें किसकी? पृथ्वीराज विजय की। और अबुल फजल की बात करें तो इसकी जो रचना है वो क्या है? आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। यानी ये जो इतिहासकार हैं ये पृथ्वीराज रासो के बारे में हमें क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। और ये जानकारी के प्रमुख रूप से क्या है? स्रोत है। इन्हीं में भी हमें एक और विद्वान को पढ़ना होगा, उसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी की बात करेंगे तो ताजुल नासिर उनकी रचना आती है। तो उनको एक साथ इसके साथ पढ़ लेते हैं। 3 नंबर हसन निजामी, हसन निजामी। और हसन निजामी, और ये अपना 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो को जानने के, पृथ्वीराज चौहान को जानने के क्या सारे के सारे स्रोत है, ये जानकारी देते हैं। तो अब ये जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है ये तो मैंने आपको बता दिया। हसन निजामी की बात करें
तो इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है ताजुल मासिर। देखो कोई ज्यादा ये कठिन नहीं है, या तो ये आप लोगों के याद नहीं होगी, लेकिन अगर याद होगी तो कभी आप इनको भूलोगे नहीं। तो एक बार पुनः देखें इन चीजों को। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो पृथ्वीराज चौहान को जानने का स्रोत हमने पढ़ लिया, कौन सा, जो महत्वपूर्ण था। दूसरा मिनाजुद्दीन सिराज तबकात नासिरी, और उसके बाद हसन निजामी ताजुल मासिर की रचना। परीक्षाओं में बार बार आजकल यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम तराइन का एक युद्ध पढ़ के चले जाते हैं, 2 पढ़ के चले जाते हैं और फिर कहते हैं सिलेबस से बाहर आ गया। अरे सिलेबस पढ़ाई का हमने, है ना, अभी तो शुरू किया है। तो मिनाजुद्दीन सिराज और एक मैंने आपको बताया हसन निजामी, ये दोनों आदमी क्या कहते हैं, ये जानकारी देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है उसको क्या किया गया, पकड़ा गया और षड्यंत्र का दोषी माना, और दोषी मान करके, है ना, क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जानकारी देते हैं कि युद्ध के बाद में क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। फरिश्ता क्या कहता है, फरिश्ता ये बात कहता है कि पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था, भागते हुए को पकड़ा, भागते हुए को क्या किया, पकड़ा, वह क्या कर दिया, क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, ये कौन कहता है, ये फरिश्ता कहता है, तारीख फरिश्ता इनकी रचना है। मेरुतंग जो प्रबंध चितामणि इसकी पुस्तक है, इसमें ये जानकारी हमें देते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो गई थी, मृत्यु, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये भी ध्यान दे, युद्ध क्षेत्र में वीर गति, युद्ध क्षेत्र में कौन सी गति भाई, वीर गति। तो ये भी आप लोगों को याद करना है, अगर ऐसा कोई सीधा डायरेक्ट इन किताबों से संबंधित आ जाए तो। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार हमने बात कर लिया, वो गजनी वाली सारी कहानी, है ना। और चंद्रशेखर, ये तो जानकारी के स्रोत है। चंद्रशेखर सुरजन चरित्र याद करना, ज्ञानक पृथ्वीराज विजय याद करना, और अबुल फजल आईने अकबरी, ये इनके जानकारी से संबंधित स्रोत है। अब मैं एक व्यक्ति का और नाम बताता हूं आप लोगों को यही साथ साथ में, और वो भी जरूरी है। उसका नाम है ख्वाजा, हालांकि ये जानकारी का ज्यादा कोई स्रोत नहीं है, लेकिन इसके साथ ये ख्वाजा मोइनु, मैं अलग लिखवा देता हूं इसको, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज जिसे कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये व्यक्ति भी यहाँ हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति 1192 ईस्वी में, है ना, 1192 ईस्वी में गौरी के साथ क्या आया, भारत आया भाई, है ना। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि ये मतलब पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आया, तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध था, है ना। और ये गौरी मतलब मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अगर आप जन्म की बात करें तो वो हो जाएगा 1147 ईस्वी में जन्म, 1143 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अगर पिता की बात करें तो गयासुद्दीन अहमद, पिता का नाम क्या है, गयासुद्दीन अहमद है। और अगर माता की बात करें तो माता थी बीबी शाह नूर, माता का नाम क्या था, बीबी शाह नूर। और अगर बात करें अपन किसकी, के इनके गुरु के नाम, ये प्रश्न आया हुआ है अभी गुरु वाला, तो इनके जो गुरु का नाम था वो था शेख हारूनी, उस्मान शेख हारूनी। गुरु का नाम क्या था, उस्मान शेख हारूनी, उस्मान शेख हारूनी। इनके क्या नाम था, गुरु का नाम था उस्मान शेख हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। मुसलमानों का बड़ा ही क्या है, पवित्र स्थान है अपने, और इसे भारत का क्या कहा जाता है, मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 गौरी के साथ भारत आया। ये जन्म 1143 ईस्वी, पिता गयासुद्दीन अहमद है, गुरु का नाम है उस्मान शेख हारूनी। जाननी बहुत जरूरी है इन चीजों को हमें, क्योंकि ये सारी चीजें हम ही लोगों के आसपास जुड़ी हुई है। और माता बीबी शाहनूर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी दरगाह कहाँ है, वो सारी बातें अपन जब अजमेर के बारे में और पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा।
है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब देखो मैंने आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, जहां से प्रश्नों के क्या है भंडारी है। दोबारा बता देता हूँ, मिनाजुद्दीन सिराज जिसकी पुस्तक है तबकात नासिरी, और हसन निजामी ताजुल नासिर, दोनों रचना कहते हैं षड्यंत्र का दोषी, हत्या कर दी गई। फरिश्ता, आपको इस पुस्तक के लेखक का नाम, तारीख फरिश्ता पुस्तक, फरिश्ता इसके है ना खुद का नाम है, तारीख फरिश्ता इसकी पुस्तक है। भागते हुए पकड़ा, क्या कर दी, हत्या कर दी। मेरुतम प्रवंचितामणि, युद्ध क्षेत्र में क्या यानी वीरगति। चंद्रशेखर की पुस्तक है सृजनशील, उससे भी जानकारी मिलती है, मैंने आपको बताया था। 17 बार युद्धों का उल्लेख मिलता है मोहम्मद गौरी और किसके मध्य, पीथर्ड के मध्य। ज्ञानक पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है ना। चाहमान शब्द की व्याख्या करते हैं, आपको मैंने बताया भी था। और अबुल फजल आईन अकबरी है। और इधर मैंने बताया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी गौरी के समय भारत आए। गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी, माता का नाम हमने बात की बीबी शाहनूर, और पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद था। ठीक है, 1143 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये महत्वपूर्ण बात मैंने बताई। अब देखो ये युद्ध हो गया है ना, युद्ध हो गया। अब इसके बाद की कुछ बात आपको मैं बताता हूँ। युद्ध के बाद क्या किया जाता है, मोहम्मद गौरी द्वारा हिंदू देवी देवताओं की, बहुत महत्वपूर्ण बात है, युद्ध के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के सिक्कों का प्रचलन, मतलब सिक्के चलाए, अपन कह सकते हैं सिक्कों का प्रचलन किया। तो ये बात याद रख लेनी है आप लोगों को। मैं सीधी सीधी भाषा में ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद गौरी द्वारा यानी युद्ध के बाद हिंदू देवी देवताओं के क्या किए, यानी हिंदू देवी देवताओं से अंकित सिक्कों का क्या किया, प्रचलन किया। और इन सिक्कों पर क्या होता था, एक तरफ तो लक्ष्मी की मूर्ति होती थी, और लक्ष्मी के साथ क्या होते थे, बैल की आकृति भी होती थी। और एक साथ यानी एक ही तरफ की बात चल रही है अभी, एक तरफ सिक्के का एक पहलू, और साथ में होता था राय पिथौरा लिखा हुआ। क्या मिलता था, राय पिथौरा। और राय पिथौरा का मतलब आप समझ गए होंगे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और साथ में इसके दूसरी तरफ, यानी ये तो बात क्या थी, एक तरफ, ठीक है, एक तरफ। और दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ लिखा मिलता था मोहम्मद बिन शाम। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा मिलता था। ठीक है, तो हिंदू देवी देवताओं के नाम मतलब इनके क्या चलाए, सिक्के चलाए। और देखो इन सिक्कों का जो नाम था, सिक्कों का नाम था दिल्ली वाला। क्या नाम था, दिल्ली वाला सिक्के। क्या नाम था, दिल्ली वाला सिक्के। बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली वाला सिक्के इन्होंने चलाई। अब जब राय पिथौरा की बात आई है तो मैं साथ में एक बात यहाँ और बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा, है ना, पृथ्वीराज चौहान द्वारा दिल्ली में पिथौरगढ़ का निर्माण करवाया गया। भाई पिथौरगढ़ का निर्माण, पृथ्वीराज चौहान द्वारा दिल्ली में पिथौरगढ़ का निर्माण। और यह जो था ना तोड़ने वाला आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका काम तोड़ना ही था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़कर, यानी इस गढ़ को तोड़कर इसकी जगह क्या कर दिया गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मस्जिद में परिवर्तित। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना। मैंने आपको बताया दिल्ली में पिथौरगढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया, है ना, पीथर्ड के द्वारा। ये ध्यान देना भाई, पीथर्ड का मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा दिल्ली में पिथौरगढ़ का निर्माण करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या कर दिया गया, तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का वहां पर क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं, जो और महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। अब मैं अगर आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, और वो कौन से प्रश्न का उत्तर है,
देखो, दरबारी कवि, दरबारी यानी इसके दरबारी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे, उनमें भी हमें याद करना है। तो अगर एक नाम तो आप लोगों को याद हो गया, इतना जबरदस्त तरीके से याद हो गया, जिसका नाम क्या है, चंद्रबरदाई। ध्यान दे, इसी चंद्रबरदाई का दूसरा नाम मिलता है पृथ्वी भट्ट। क्या मिलता है, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, और भी यहाँ व्यक्ति थे, एक का नाम है वागीश्वर, एक का नाम है जनार्दन, एक का नाम है जयानक। क्या नाम है, जयानक है। एक का नाम है आशा भट्ट। कौन सा है भाई, आशा भट्ट एक विद्वान और है इसके दरबार में। और एक अपन बात करेंगे और की विद्यापति गौड़। ये जो दरबारी कवि थे, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, सारे के सारे मतलब दरबारी विद्वान थे। चंद्रबरदाई की बात की, वागीश्वर की बात की, जनार्दन की बात की, जानक की हमने बात की, आशा भट्ट की बात की, और एक हमने बात की विद्यापति गौड़ की। ठीक है, तो ये जो सारे लोग थे, एक विश्व रूप का भी उल्लेख मिलता है, विश्व रूप। ठीक है, तो इसका भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ से एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा सा, ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि नहीं है, तो इनमें से कोई 3 पूछे जाएंगे, वो तो होंगे, एक कोई और होगा, तो उनमें से आपको उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये वाली बात भी याद रखना। अब मैं एक चीज आपसे एक चीज और बता देता हूं। प्रश्न आता है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक, यानी इसके समकालीन कौन थे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाना है। जो मैंने आपको एक नक्शा बताया था, उसके आसपास मैंने जो शासक बताए थे, उसमें ध्यान दे लेना। तो इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन दिल्ली का जो व्यक्ति था, वो तोमर वंश का था, जिसका नाम था अनंगपाल तोमर। ठीक है, जो इसका क्या था, नाना था। बात समझ में आ गई। दूसरी बात अपन करें तो किसकी कर लें, कन्नौज की। और कन्नौज में कौन था, सब जानते हैं, यानी कि इसका क्या हो गया, वो ससुर हो गया, और उसका नाम क्या था, जयचंद गढ़वाल। तो ये लो जयचंद गढ़वाल, है ना। तो ये भी याद करना है हमें। अगर आपको कोई पूछ ले कि इसके समकालीन से संबंधित एक और बिंदु आए, और वो कौन सा, मोहब्बा का शासक कौन है, मोहब्बा का, तो आपको याद है मोहब्बा का कौन था भाई, परमर्दी देव। प्रश्न आया हुआ है, तब मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि यहाँ से सीधा प्रश्न आता है। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को इसको, है ना, इसको भी हल करना है, परमर्दी देव। ठीक है, और जिसके 2 सेनापति थे, आप जानते हो, अलाउद्दीन तुमुल का युद्ध किया गया था 1182 वाला। और ये जयचंद गढ़वाल वाला तो आप सब लोग जानते हो, जयचंद गढ़वाल संगीता अपहरण, है ना। तो वो सारी बात हमने पढ़ रखी है। अब अगर मोहब्बा की बात करें तो परमर्दी देव। और अगर मैं अब बात करूं गुजरात की, यानी 4 नंबर, ये 3 और ये 4, तो 4 नंबर की अपन बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो शासक था वो चालुक्य शासक था, जिसका नाम था भीम सेकंड। ये इसके क्या था, समकालीन। अब अगर आबू की आप लोग बात करो तो आबू का भी आप लोगों को याद रख लेना है। आबू का कौन था, सलक। ठीक है, पंवार, और कई जगह ये नाम मिलता है सलखा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। तो दिल्ली का अनंगपाल तोमर, कन्नौज का जयचंद गढ़वाल, मोहब्बा का परमर्दी देव, गुजरात का भीम सेकंड, और आबू का कौन, सलक पंवार। और एक आप लोग जानते हो, यानी गजनी का जो शासक था, गजनी का वो कौन था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद कौन था, गौरी। ये बातें आज हमने, देखो एक बार इस प्रश्न को आप पुनः देख लो। ये प्रश्न कई बार आता है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक नहीं है या है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है।
तो ये सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान के क्या है, समकालीन शासक है। यानी दिल्ली का अनंगपाल तोमर इसका नाना है, कन्नौज का जयचंद गढ़वाल इसका ससुर हो गया, मोहबा का परमर्दी देव इनका क्या हो गया, शत्रु हो गया, जिसके इसने क्या कर दिया था, हरा दिया था, अंत में संधि के लिए क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। इसके 2 सेनापति को याद किया जाएगा, आला व उदल को। मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, 8 वर्ष क्षत्रिय जिए 16 वर्ष सियार, है ना, और बाकी जीना बेकार, ये वाली बात मैंने आपको वहां पर बताई थी। जगनिक नामक विद्वान होता है जो इसके दरबार में भी रहता है, तो जगनिक ये इस बात का उल्लेख करता है, ठीक है। और अपन गुजरात की बात करेंगे तो कौन है, भीम सेकंड है, चालुक्य शासक है। और अब्बू की बात करें तो सलग पंवार है। और गजनी का जो शासक है वो कौन है, मोहम्मद गौरी है। ये समकालीन शासक आगे कैसे भी आ, प्रश्न कैसे भी बन सकता है और कैसे भी आ सकता है, और आने का प्रश्न का कई तरीका हो सकता है। और वो कैसे कि भाई ये पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, आपका उत्तर ऐसे ही पूछा जाएगा। गुजरात का शासक कौन था, तो आपको उत्तर देना है। अगर पूछ ले गजनी का शासक कौन था, तो सब जानते हैं मोहम्मद गौरी। तो ये सारी बातें बिल्कुल आसान सी है। और ये बात भी हमने पढ़ी है कि इसके जो दरबारी कवि कौन है, चंद्रप्रदाय की बात की, पृथ्वी भट्ट की, और वागीश्वर, जनार्दन, जानक, आशा भट्ट, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप। देखो इन चीजों के लिए तो कोई ट्रिक बनता नहीं है। चंद्रप्रदाय आपको वैसे याद है, जानक की हमने चर्चा आरंभ में ही कर दी थी कि चामान शब्द की क्या की थी, व्याख्या की थी। और जनार्दन इनको आप याद कर लेना, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप। विद्यापति गौड़ है, ध्यान देना, विद्यापति नहीं है, मैथिल कोकिल विद्यापति अपन बात करेंगे। हिंदी के कवि है वो विद्यापति, है ना, जिसकी रचना का नाम है पदावली, लेकिन ये विद्यापति गौड़ है। और विश्वरूप और आशा भट्ट, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आज हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में की है और बड़ी ही विस्तृत जानकारी हमने ली है। एक एक बात को महीन तरीके से हमने पढ़ा है। और जब ये है ना, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि P3 और P3 का मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम क्या है, गोविंदराज। ध्यान देना, पुत्र का नाम क्या है, गोविंदराज। और यही गोविंदराज यहाँ से क्या करेगा, आगे निकलेगा और कहाँ जाएगा। अब यहाँ तो सत्ता स्थापित होगी किसकी, मुसलमानों की। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और अब आगे क्या होता है कि गोविंदराज एक और अलग, है ना, चौहानों की शाखा की स्थापना करता है, वो है रणथंभौर। कौन सी, रणथंभौर। तो अगला अपना बिंदु भी ये होगा साथियों। बड़े बेहतर तरीके से हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों को लगातार जुड़े रहना है। और आप जो आपको मैं आपसे जो उम्मीद करता हूँ वो काम तो आप कर ही दोगे। बड़े ही क्या हो, समझदार हो, मेरा इशारा किस हो रहा आप समझ गए होंगे। और इन चीजों को इस प्रकार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। किसी भी पेपर में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हल कर सकते हो। और इस चीज को न भूलना कि ये जो चीज है हम बड़ी संक्षिप्त और संक्षिप्त के अंदर विस्तृत चीजें हम पढ़ रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।